ओबीसी एक बहुत बड़ी ताकत है पूरे भारत में। हम उसको सपोर्ट करें या ना करें, वो एक इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसमें नुकसान भी उसको हो सकता है। अल्पसंख्यक अगर परेशान है, जो 70 साल में परेशान था, वो अभी 10 साल में वही परेशानी है। ये 10 साल बराबर 70 साल अल्पसंख्यक के लिए बराबर है। ना बीजेपी से कोई ख़ास नुकसान या फ़ायदा हुआ है, ना कांग्रेस से हुआ है। अगर कांग्रेस से जितना फ़ायदा हुआ, तो बीजेपी से भी उतना भी हुआ है। बीजेपी से जितना नुकसान हुआ है, कांग्रेस से भी उतना नुकसान हुआ है। मेरे नज़र में दोनों पार्टी एक ही है। कांग्रेस जो है, बीजेपी वही है। एक सिक्का को हेड कीजिए या टेल, सिक्का वही है, बस अलग-अलग रूप है उसका। जो नेता का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई पहचान नहीं है, जिसको डर रहता है कि हम खो गए हैं, समाज में हम मेरी कोई पहचान नहीं है, वही किसी एक जात विशेष को लेके वो गलत टीका-टिप्पणी करते हैं, ताकि वो सोशल मीडिया में और प्रिंट और डिजिटल आपका न्यूज़ में आ जाए, ताकि उसको लोग जानें। इसके अलावा उसका कोई मायने नहीं रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। हम भी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगह में जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं और लोगों के अंदर की बात को हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब 2024 में वो अगला 5 साल के लिए किसी को सांसद बनाएगा, चुनेगा किशनगंज लोकसभा सीट का, तो वो किसको चुनेगा। इसी बात को लेकर, इन्हीं कई सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं। ये नूरी चौक है और नूरी चौक में आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गैलेक्सी एकेडमी जो है एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉन्वेंट है। उन्हीं के प्रोप्राइटर हमारे जो है करीबी मित्र मुबारक आज़ाद साहब के पास पहुंचे हैं। इनके पास हम पहुंचे हैं, इनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह एक प्राइवेट शिक्षक होने के नाते और एक युवा समाज सेवी होने के नाते अगला जो वो 5 साल के लिए सांसद किसी को बनाएंगे, तो फिर किसको बनाएंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्कूल में कि आप एक अहम मुद्दे को लेके कवरेज करने के लिए हमारे स्कूल तक आए हैं। सर सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, आपके साथ साथ आपके यहाँ के लोगों का आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रुझान क्या है। रुझान यही है कि बदलाव ज़रूरी है। हर क्षेत्र में, हर पोस्ट में जिस हिसाब से दुनिया बदलते आ रही है, उस हिसाब से हर चीज़ बदलना चाहिए और बदलाव में ही विकास होता है। बदलाव में ही विकास होता है, पर यहाँ के लोगों का ये कहना है कि भाई हम कांग्रेसवादी हैं, हम कट्टर कांग्रेसी हैं, हमें कांग्रेस ही चाहिए, चाहे विकास हो नहीं हो, एजुकेशन पे फोकस हो नहीं हो, ये अलग बात है, लेकिन हमें कांग्रेस को वोट देना है। यहाँ देखिए, पार्टी विशेष करके हम लोग 70-75 साल से आ रहे हैं। पार्टी विशेष और पार्टी का एजेंडा ढूँढ के अब तक हमको फ़ायदा नज़र नहीं आया है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो। यहाँ के लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, जात-पात से ऊपर उठकर, ऊँच-नीच से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए। जो विकास का काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मुहैया करा सके और एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा काम करे, ऐसे आदमी को चुनना चाहिए, ना कि पार्टी जात-पात देखकर लोगों को चुनना चाहिए। आपने सर दो बात का जिक्र किया, एजुकेशन में जो काम करे उसको चुनना चाहिए, जो विकास करे उसको चुनना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, सांसद जो वर्तमान के डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं किशनगंज जिले का, इसके तरफ से ये दोनों काम है जिनको आपने गिनाया, नहीं हो रहा है क्या। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ और जी। ना ही मैं किसी का तारीफ़ कर रहा हूँ। जी। अगर डॉक्टर जावेद आज़ाद पिछले 5 सालों से अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं, तो वोट में उसका परिणाम उनको दिख जाएगा। अगर नहीं करते हुए आ रहे हैं, तो नहीं दिखेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पुल, पुलिया, रोड, सड़क, ये तो नेता लोग का काम है और ये फंड आता है, ये करेगा ही। लेकिन जो लोगों को विकासशील की तरफ लेके जाए, जो परिवार का रहन-सहन चेंज कर दे, जो इलाके का, मोहल्ले का रहन-सहन चेंज करे, वो मेन अहम चीज़ है, वो एजुकेशन है। एजुकेशन फ़ील्ड में जो सबसे ज़्यादा काम करेगा या एजुकेशन कैसे घर-घर तक पहुँचे, लोग कैसे शिक्षित हो, देश और दुनिया से लोग कैसे मतलब आसानी के साथ जुड़े और जो देश पहले से ऑलरेडी विकसित है, उस देश के जैसा हमारे इलाके को बना सके, ऐसे लोगों को चुनना है। सर आपने बदलाव की बात कहा कि इस बार बदलाव होना चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे कि बदलाव जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भई किशनगंज में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। और एक बात ये भी है, जो बीजेपी के नेता हैं बचौल साहब,
वो भी डर गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई किशनगंज जिला को छोड़ के फिर पूरा बिहार हमारा ही रहेगा। कहीं न कहीं किशनगंज में काम अच्छा हो रहा है, यही वजह है कि बीजेपी वाले, एनडीए वाले किशनगंज जिला को छाँट दे रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं भाई बदलाव होना चाहिए, ठीक है मान लेते हैं बदलाव होना चाहिए। पर बदलाव में है कोई ऐसा चेहरा जो आपकी नज़र में है? अभी तो बहुत दावेदारी लोग ठोक रहे हैं और किस पार्टी से किसको टिकट मिलेगा ये भी अभी क्लियर नहीं है। अभी जो 4-5 चेहरे माने जाने हैं, उसमें से जिस-जिसको टिकट मिलेगा और उसके अंदर जो मतलब लायक होगा उनको वेट दिया जाएगा। मैं सर किसी एक तरह से अगर कहा जाए ना तो एमआईएम का फिक्स है अख्तर उल इमान तो आएँगे ही। और इंडिया गठबंधन अगर जिसको जो हाल-फिलहाल में बना है, इसके बारे में अगर कहा जाए तो डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब वर्तमान के सांसद हैं और उन्हीं को टिकट मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। एनडीए की बात रही तो उसका चेहरा नहीं है, सिर्फ एनडीए का ही चेहरा नहीं है, बाकी 2 पार्टियाँ हैं जिनके पास चेहरा है। तो ऐसे सिचुएशन में अभी तो फिक्स है नहीं। एक ऐसा गठबंधन हो रहा है जिसमें तोड़-फोड़ ज़रूरी है और होगा भी, अच्छा। क्योंकि जो बड़े-बड़े नेता हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी के चक्कर में हम अपना कुर्बानी दे दें। और उस चक्कर में जो अच्छे नेता यहाँ के होंगे, जो जनमानस से जुड़े हुए हैं अच्छी तरीके से, वो अगर निर्दलीय भी आते हैं तो उसको चुना जाएगा। उस समय हम किसी को नहीं देखेंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई हम सीमांचल के मुस्लिम और दलित समाज के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हम उन लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। लोग सीमांचल सिर्फ किशनगंज ही नहीं, सीमांचल के लोग ओवैसी को पहचानें, ओवैसी को वोट दें। आप क्या कहना चाहेंगे? हम अल्पसंख्यक से आते हैं और मेरा ये मानना है कि ओवैसी साहब अल्पसंख्यक का आवाज़ को बहुत मजबूती से उठाते हैं। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसका समर्थक हूँ या मैं उसका पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन वो पूरे भारत में जिस हिसाब से अल्पसंख्यक का मुद्दा उठाते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बाकी हम किशनगंज के लेवल का ही बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे उस समय जो ऐसा देखा जाएगा, जो हमारे हितैषी लगेंगे देख के, जो जात-पात से ऊपर उठकर और गरीब-अमीर से ऊपर उठकर काम करने का अपना ये दिखाएँगे कि मैं मेरा ये इसमें एजेंडा में शामिल है इलेक्शन का, तो उसको चुना जाएगा। चाहे वो डॉक्टर जावेद आज़ाद हो या अख्तर उल इमान हो या मास्टर मुजाहिद हो या कोई और अब्दुल रहमान हो या कोई भी हो। आप जो है अख्तर उल इमान साहब को या एमआईएम पार्टी को आप खुद आपने कहा कि भाई ओवैसी साहब अल्पसंख्यकों की आवाज़ को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में हो या बाहर हो उठाते हैं। चलिए अब हम एक सवाल आपसे ये भी करते हैं। लोगों का तो ये कहना है कि भाई इससे होने क्या वाला है? 1 सीटें किशनगंज है, 1 सीट सिर्फ किशनगंज है। इसमें अगर इनको कामयाबी भी मिल जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा? हम 70 साल से कांग्रेस को भी जिताते हुए आ रहे हैं, तो उसमें भी हमको कोई फ़ायदा नहीं आया है। विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है, बाकी विकास तो है ही, लेकिन अल्पसंख्यक को हमेशा दबाया जा रहा है। अल्पसंख्यक के पक्ष को लेते हुए जो एक मतलब ज़बरदस्त कोई एक अनाउंस उसकी तरफ से आना हुँ। चाहिए, कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, शुरू से अब तक नहीं आया है। अल्पसंख्यक अगर परेशान है, जो 70 साल में परेशान था, वो अभी 10 साल में वही परेशानी है। ये 10 साल बराबर 70 साल अल्पसंख्यक के लिए बराबर है। ना बीजेपी से कोई ख़ास नुकसान या फ़ायदा हुआ है, ना कांग्रेस से हुआ है। अगर कांग्रेस से जितना फ़ायदा हुआ, तो बीजेपी से भी उतना भी हुआ है। बीजेपी से जितना नुकसान हुआ है, कांग्रेस से भी उतना नुकसान हुआ है। मेरे नज़र में दोनों पार्टी एक ही है। कांग्रेस जो है, बीजेपी वही है। एक सिक्का को हेड कीजिए या टेल, सिक्का वही है। बस अलग-अलग रूप है उसका। चूँकि सर आपने कहा कि हम एक अल्पसंख्यक समाज से हैं और यहाँ पर चाहे बीजेपी के नेता हों या कोई भी बड़ी-बड़ी पार्टी के नेता हों, आते हैं और यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, एक बार बीजेपी के मंत्री साहब आए, कह दिया सीमांचल के सभी मुसलमान घुसपैठी हैं। और हाल-फिलहाल में जीतन राम मांझी जो पूर्व जो है मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उन्होंने कह दिया कि भई शेरशाहबादी घुसपैठी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो नेता का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई पहचान नहीं है, जिसको डर रहता है कि हम खो गए हैं, समाज में हम मेरी कोई पहचान नहीं है, वही किसी एक जात विशेष को लेके वो गलत टीका-टिप्पणी करते हैं ताकि वो सोशल मीडिया में और प्रिंट और डिजिटल आपका न्यूज़ में आ जाए, ताकि उसको लोग जानें। इसके अलावा उसका कोई मायने नहीं रहता है और मेरे नज़र में। और एक बात और है मेरे नज़र में, ऐसे नेताओं को बायकॉट करना चाहिए, उसके खिलाफ लिखने से, बोलने से वो और फ़ेमस हो जाता है। उसको ना लिखना है उसके बारे में, ना उसके बारे में बोलना, ना चर्चा करना, वो अपने आप हाइड हो जाएगा। चलिए सर, अब हम आपको सवाल का सिलसिला को थोड़ा आगे तरफ ले चलते हैं। ओवैसी साहब ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए, कुछ लोगों का या ओवैसी साहब के साथ-साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि खरखड़ी और भेड़बिरी का जो पुल है, सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा रहा पिछले कुछ दिनों अगर आप देखेंगे तो किशनगंज के लोकसभा सीट के। तो उन लोगों का ये कहना है कि ओवैसी साहब आए, नदी में उतरे, धरना दिए और उसके बाद ही 200 करोड़ रुपए की वो उसमें लागत से वो पुल अब बनने को तैयार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ओवैसी ही है जिसके कारण ये काम हुआ है। आप क्या बोलेंगे?
देखिए, कोई भी बड़े नेता डायरेक्ट किसी भी जगह नहीं आते हैं, उसको लाया जाता है। और सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो हमारे क्षेत्र के युवाओं का रोल है, जो शिक्षित है और सामाजिक है और वो अपनी मूलभूत सुविधा को समझते हैं और जिस चीज़ से वंचित वो अपना आवाज़ उठाते हैं। पहले यहाँ के युवाओं ने आवाज़ उठाया, ज़बरदस्त तरीके से उठाया, उसके बाद दल बाय दल अपना-अपना पार्टी के लोग आते हैं और क्रेडिट लेके जा रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना कोई असद ओवैसी का कर रहा हूँ या कोई जेडीयू का या किसी का नहीं। मैं तारीफ़ इसी का करना चाहूँगा कि यहाँ के युवा काबिल मुबारकबाद है कि अपनी आवाज़ को खुद उठा रहे हैं और अपने हक को लेने में कामयाब हो भी रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, 2 गठबंधन है। इंडिया में कुल मिलाकर 26-27 पार्टियाँ हैं और एनडीए में 37-38 पार्टियाँ हैं। ओवैसी साहब को छोड़ दिए, गठबंधन में लिए ही नहीं। आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें हम ये बोलना चाहेंगे कि उसको गठबंधन में लेना चाहिए। लोग गलत कर रहे हैं, समझने में गलत कर रहे हैं। ओबीसी एक बहुत बड़ी ताकत है पूरे भारत में। हम उसको सपोर्ट करें या ना करें, वो एक इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसमें नुकसान भी उसको हो सकता है। क्योंकि जब आप विपक्ष बन के एक मतलब ताकत बनना चाहते हैं और बीजेपी को हराना चाहते हैं और उसका मिशन ही उसका बाप-दादा से बीजेपी को हराने का है, आप उसी को बायकॉट कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं नुकसानदेह है। लोग कह रहे हैं कि भाई एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। आप उनको अकेला छोड़ते हैं तब जाके उनकी वजह से आप जो कह रहे हैं या लोग कह रहा है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि आप उनको अकेला छोड़ देते हैं जिसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाता है। भई आप उसको गठबंधन में क्यों नहीं ले लेते हैं? आखिर सबसे बड़ा असर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कारण जो हो सकता है, बदरुद्दीन अजमल आप जानते हैं आसाम की एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके पास कई एक विधायक हैं, वो खुद सांसद हैं। केरल की जो ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी है, उनको भी नहीं लिया गया, ओवैसी साहब को नहीं लिया गया। कहीं न कहीं जितने भी मुसलमानों की बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, किसी को नहीं लिया गया। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम बोलना वही चाहेंगे कि कांग्रेस हो या बीजेपी, ये मुस्लिम हितैषी पार्टी नहीं है और हर स्टेट में मुस्लिम के जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो अपने पार्टी में रखते भी हैं, तो अगर कोई मुसीबत में फँसता भी है, तो उसको बायकॉट करके पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है या उसका देख-रेख करना छोड़ दिया जाता है। बदरुद्दीन अजमल एक बहुत बड़े नेता है, उनका दर्जनों विधायक है, संसद भी है। आपका असद ओवैसी मीम जो पार्टी है, उनका कई संसद है, 2 सांसद। कई विधायक है, उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस टाइप से हर राज्य में किया जाता है। इससे ये क्लियर होता है कि ये मुस्लिम जो एक समाज है, जो अल्पसंख्यक जिसको हम कहते हैं भारत में, इनका हितैषी पार्टी एक भी नहीं है। सबका एजेंडा वही है कि फूट डालो और राज करो। 1-2 को बीच में से उठा के ले लो ताकि मुस्लिम सपोर्ट करें, नहीं मुस्लिम को तो हम टिकट दिए ही हैं। इस तरीके से नहीं होता है। ये कहीं न कहीं प्रोपेगेंडा वही है जो बीजेपी का है और वही कांग्रेस का है।